नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे और कुछ बेसिक चीज़ें इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम कर चुके थे। उसको आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उन बेसिक चीज़ों पर थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी आए। फिर उसके बाद में हम बढ़ेंगे टॉपिक के ऊपर। और आज की क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो एक प्रश्न आप पूरा पक्का आज कर कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक कॉपी और उसके अंदर नोट्स तैयार करने हैं, पेन लेना है और साथ साथ में सारे नोट्स जो भी है तो वो सारे आपको नोट करने हैं। जो जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं सबसे पहले आप उसको खुद से ट्राई करेंगे, साथ ही साथ में अगर आपको आपसे नहीं होते हैं तो उनको उसके बाद में आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। और क्लास एंड होने के बाद में आपको पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं और उन्हीं प्रश्नों को बिना देखे करने का ट्राई करना है। थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है उसको हमें उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो उसमें एक्सपर्टीज जो होगी वो मेरी होगी। इसी तरीके से अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि एग्जाम तो आप ही को देना है, तो उसको एक्सपर्ट बनने के लिए आपको भी उस सॉल्यूशन को करना पड़ेगा। उन क्वेश्चन को क्लास एंड होने के बाद में आप खुद से सॉल्व जरूर करें। और जैसे ही ये टॉपिक पूरा होगा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए प्रश्न हैं, सभी के सभी वही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर पूरी क्लासेज को आप देखते हैं, नोट्स को उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं, तो मैं पक्का पक्का आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम के अंदर आपको इन पैटर्न से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ में आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा ईजी लगने वाली है, क्योंकि जो 4 प्रश्न रहते हैं उन 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न तक नंबर सिस्टम आपको दिलाएंगे। इसका मतलब अगर 7 से 8 घंटे का अगर आप समय देते हैं तो ये 2 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्लास के अंदर बने रहिए और पेन कॉपी तैयार कर लीजिए और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में तैयार हो जाइए। और प्रश्नों को और नोट्स को आप नोट कीजिए और किस तरीके से आपको पूरा पैटर्न पे चलना है वो मैं आपको बता चुका। ठीक है, तो अब इसी के साथ में हम शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में जो भी हमने किया था थोड़ा सा उसका रिपीटेशन हम जरूर करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी क्लास आप नेक्स्ट देखें उससे पहले आप रेडी रहें कि पिछली क्लास को आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। ठीक है, अब देखो प्राकृत संख्या बात करते हैं, संख्याओं का प्रकार हमने देखा था। ठीक है, उसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, अब देखो प्राकृत संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, गिनती सीखते हैं। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये लगातार चलता रहता है। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और रेगुलर चलती जाती है, वो होती है हमारी प्राकृत संख्या। ठीक है, उसके बाद में होता है पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या के अंदर क्या होता है, देखो पूर्ण संख्या के अंदर आपको एक जीरो यहां पर दिखाई दे रहा है। देखो नए के अंदर क्या है, ये जीरो है। जीरो है, इसका मतलब पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होगी वो जीरो से अपनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखो 0 1 2 3 इस तरीके से ये संख्याएं चलती जाएगी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो मैं वापस इसको थोड़ा फास्टली इसको क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखो पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इसके अंदर देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये संख्याएं क्या होती है, लगातार चलती रहती है। मतलब इसके अंदर नेगेटिव संख्या भी ली जाती है, पॉजिटिव संख्या भी ली जाती है और जीरो भी इसके अंदर लिया जाता है। ठीक है, लेटेस्ट सपोज एक एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाता है कि जीरो है, जीरो है और ऑप्शन के अंदर दिया जाएगा एक प्राकृत संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और एक ऑप्शन आ जाता है दोनों। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो जीरो जो है वो हमारा किस किस के अंदर आता है, हमने पढ़ा कि एक पूर्ण संख्या में भी आता है, पूर्णांक में भी आता है, दोनों में आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से देखिए एग्जामिनेशन के अंदर प्रश्न आते हैं, क्योंकि जो टीचिंग एग्जाम होता है उसके अंदर ये देखा जाता है कि कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं परिमेय संख्या के ऊपर। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, देखो P बटा Q रूप जो होता है, ठीक है, ये होता है हमारा परिमेय संख्या। मतलब P बटा Q रूप देखो इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे 1/2 3/4 4/5 7/11। मतलब कि जिसके अंदर P बटा Q, ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये हमारा P, ये हमारा Q, तो ये क्या हो जाएगा, P बटा Q रूप हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या के अंदर बटा वाली संख्याएं ही आएगी।
क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बट्टा वाली संख्या ही आएगी? देखो बट्टा वाली संख्या p बटा q रूप होती है, तो नो डाउट परिमेय संख्या के अंदर बटा वाली मतलब भिन्न वाली संख्या हमें देखने को मिलेगी। लेकिन साथ साथ में 1 2 3 4 क्या ये संख्याएं p बटा q रूप नहीं है? देखो इसमें p ये है और बटा में क्या है 1 है, इसके बटा में भी 1 है, इसके बटा में भी 1 है, इसके बटा में भी 1। मतलब कि जो 1 2 3 4 है ये संख्या भी हमारी किस में आएगी? परिमेय संख्याओं के अंदर आएगी, क्योंकि ये भी हमारा p बटा q रूप है। तो अभी तक देखो हम क्या क्या सीख चुके हैं कि इसके अंदर सभी p बटा q रूप की संख्याएं आती है, ठीक है, और इसके अंदर भिन्न वाली संख्या आएगी। साथ ही साथ में 1 2 3 ये भी हमारा p बटा q रूप होता है, इसलिए ये भी हमारा परिमेय संख्या के अंदर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है या नहीं है? एक प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बनने का चांस रहता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, तो 0 के बटा में भी क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 0। अल्टीमेटली ये क्या आ जाता है? हमारा 0 आ जाता है। मतलब p बटा q रूप तो है ही, देखो ये p है ये q है, इसका मतलब 0 भी एक क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 भी हमारा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखो परिमेय संख्या के अंदर हमें क्या क्या याद करना है कि इसके अंदर 1 2 3 4 वाली संख्याएं आती है, इसके अंदर बटा वाली मतलब भिन्नात्मक संख्याएं 2 बटा 3 4 बटा 5 वाली संख्याएं भी आती है। साथ ही साथ में 0 भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेगेटिव संख्याएं भी आती है क्योंकि वो भी p बटा q रूप है। इसका मतलब देखो, ठीक है, जैसे मैं अगर यहां पे बोलूं कि परिमेय संख्या, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? देखो एक भिन्न वाली संख्याएं आ जाएगी, ठीक है, एक इसके अंदर हमारा 0 भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, 0 भी आ जाएगा। उसी के साथ साथ में -1 -2 -3 मतलब कि नेगेटिव संख्या, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ये भी इसके अंदर हमारे इंक्लूड किए जाएंगे, नेगेटिव नंबर भी इसके अंदर हमारे आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ में इसके अंदर देखो पॉजिटिव संख्याएं जो होती है 1 2 3 4, ये 4 नंबर हमें याद रखने हैं कि परिमेय संख्या के अंदर भिन्नात्मक संख्याएं 0 भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा और पॉजिटिव संख्याएं भी आ जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव संख्या भी हमारी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो परिमेय संख्या के बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है। हम बात करते हैं कि क्या है वो अपरिमेय संख्या होती है। देखो अपरिमेय संख्या के अंदर क्या होता है कि जैसे यहां पर अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसके अंदर रूट वाली सभी संख्या होती है, ठीक है, रूट वाली संख्या, ठीक है, रूट वाली संख्याएं इसके अंदर आती है, रूट वाली संख्या। अब देखो रूट वाली संख्याएं क्या होती है, ठीक है, रूट के अंदर जो भी संख्याएं रहेगी फाइनली सॉल्व होने के बाद में वो सारी की सारी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे रूट वाली संख्या होती है √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, √7 हो गया, √6, ये सभी हमारी क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब ये परिमेय संख्या क्यों हो जाएगी उसके ऊपर बात करते हैं। देखो इसके अंदर √2 लिखा है, √3 लिखा है, लेकिन √4 क्यों नहीं लिखा गया? सबसे पहली ये बात, क्योंकि मैंने देखो एक स्टेटमेंट बोला था कि फाइनली जो सॉल्व होने के बाद में जो रूट में रह जाती है वो अपरिमेय संख्या होगी। क्या होता है? जो फाइनली सॉल्व होने के बाद में, अब जैसे मैं यहाँ पर √4 लिख दूं, √4 लिखा, लेकिन √4 का वैल्यू तो हमारा क्या होता है? 2 होता है। 2 कैसे होता है? देखो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है ना, उसी तरीके से ये क्या होता है? √4 की वैल्यू तो हमारी 2 होती, क्योंकि सॉल्व होने के बाद में यहाँ पर इसका रूट हट चुका है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हमारी नहीं है। ये जो है हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये जो रूट हो जाएगा ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैं √16 लिख दिया, √25 लिख दिया, ठीक है, √36 लिख दिया, इनके ऊपर रूट तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। और क्यों नहीं है उसका रीजन ये है कि ये जो सॉल्व होने के बाद में क्या बन जाएगा? 4 बच जाएगा, सॉल्व होने के बाद में 5 बन जाएगा और सॉल्व होने के बाद में ये 6 बन जाएगा। इसका मतलब ये संख्याएं अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या का एक ही मतलब है, जो सॉल्व होने के बाद में फाइनली एज ए रिजल्ट जो है वो रूट के अंदर रह जाती है, उनको हम क्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या कह देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये देखो अगर मैं यहां पर 32/2 ये हमारा रूट में है, ठीक है, 16/2
4, ये हमारा रूट में है। तो आपको अब ये बताना है कि क्या ये दोनों जो संख्याएं मैंने लिखी है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो डेफिनेशन था अपरिमेय संख्या का, वो डेफिनेशन ये था कि जो संख्याएं सॉल्व होने के बाद में रूट में रहती है, ओनली फॉर वो संख्याएं होती है, वो ही हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले देखो, जैसे ये 2 है, ये 32 है, तो 32 जो है हमारा कट रहा है 2 के पहाड़े से, देखो 2 एकम 2 और ये 16, तो क्या रह जाएगा हमारा रूट में 16। रूट में 16 का वैल्यू क्या है, 4 होता है। इसका मतलब फाइनली जो है सॉल्व होने के बाद में इसके ऊपर रूट नहीं है, और रूट नहीं है इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हमारी नहीं है। ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर ये संख्या कौन सी हो सकती है, ये संख्या जो है वो नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या हो सकती है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर भी 4 आता है, पूर्ण संख्या में भी हमारा 4 आता है। ठीक है, उसके अलावा पूर्णांक के अंदर भी हमारा 4 आता है। तो ये तीनों संख्याएं हमारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या वो हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, साथ ही साथ में ये परिमेय संख्या भी है, 4 को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, तो ये परिमेय संख्या भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई 32/2 की। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर है 16/4, लेकिन ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू तो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन वो सॉल्व होने के बाद में हम देखते हैं कि रूट है या नहीं है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 के पहाड़े से 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 16 ऊपर है क्या रूट, और 4 का रूट होता है हमारा 2। इसका मतलब रूट तो हमारा हट गया, इसका मतलब इसमें ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का मतलब देखो फाइनली यही रिजल्ट निकल कर आता है कि अपरिमेय जो संख्या होती है वो होती है हमारी रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्या। ठीक है, रूट वाली संख्या जो फाइनली सॉल्व होने के बाद में जो रूट के अंदर रहे वो संख्या हो जाएगी, जो हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद में देखो वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर देखो क्या क्या आएगा, देखो इसके अंदर 0 भी आ जाएगा, इसके अंदर 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 5 ये सब चीजें इसमें आ जाएगी। साथ ही साथ में इसमें -1 -2 -3 ये संख्याएं भी इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या स्पेशल हुआ, क्योंकि ये सब चीजें तो पिछले नंबर के अंदर भी आते थे, ये सब चीजें हमारी परिमेय संख्या के अंदर भी आती थी। अब इसके अंदर क्या कुछ एक्स्ट्रा है, इसके अंदर देखो पॉइंट वाली जो संख्या है वो भी इसके अंदर आएगी, जैसे 1.414 2.73 ये वाली जो संख्याएं होती हैं। मतलब हम अब तक हमने ये नहीं पढ़ा कि पॉइंटों वाली संख्या हम किसके अंदर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि पॉइंट वाली संख्या वास्तविक नंबर के अंदर आएगी। देखो वास्तविक संख्या के अंदर पूर्ण संख्याएं सभी आ गई, देखो ये पूर्ण संख्याएं आ गई, साथ ही साथ में ये प्राकृत संख्या भी है, तो प्राकृत संख्या भी वास्तविक संख्या के अंदर आ गई। साथ ही साथ में परिमेय संख्या भी इसके अंदर आ गई, जैसे मैं यहां पर कहूं कि 2/3। ठीक है, यहां पर मान लो यहां पर 2/3, यहां पर 5/3, ये संख्याएं भी इसके अंदर आएगी। मतलब अब देखो फाइनली हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं जो है हमारी आती है। ठीक है, इसके अंदर देखो इसके अंदर 0 भी आएगा, इसके अंदर नेगेटिव संख्या भी आएगी, इसमें पॉजिटिव संख्या भी आएगी, और इसमें भिन्नों वाली संख्या भी आएगी, भिन्न वाली संख्या भी आएगी, भिन्न वाली। ठीक है, और इसमें पॉइंट वाली संख्याएं, ये संख्याएं भी इसके अंदर जो है वो आती है। ठीक है, ये वाली संख्याएं इसके अंदर आती है। 0 आ जाता है, पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं, भिन्न वाली संख्याएं आ जाती है, और पॉइंट वाली संख्याएं जैसे 1.41 1.2 1.7 ये सब संख्याएं जो है वो इसके अंदर हमारी वास्तविक संख्या के अंदर आती है। ये जो पार्ट है ये हमें बिल्कुल कंठस्थ करना है, बहुत अच्छे से हमें जो है पता होना चाहिए। ये जब हमें पता होगा तो एग्जाम में अंदर आने वाले जो भी स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है हम बिल्कुल ईजी वे के अंदर हम कर पाएंगे। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कुछ नंबर्स के ऊपर बातें और जान लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक भाजकता के नियम भी कर लिए थे। भाजकता के नियम जो है हमारे इस टॉपिक के अंदर काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि वो जो है हमें गुणनखंड करने के अंदर बहुत ज्यादा यूज आएंगे। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं दशमलव के ऊपर। देखो दशमलव क्या चीज होती है। ठीक है, अब जैसे दशमलव कहां पर लगते हैं, कोई भी संख्या में जब हम कई बार भाग देते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दशमलव देखने को मिलता है। जैसे 1/2 है,
ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.5। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 3/2, तो क्या आएगा 1.5। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4/5, तो कितना आएगा 0.80। ये हमें देखने को मिलता है। अब ये कैसे आता है, तो हमें भाग लगाना आना चाहिए। एक बार मैं आपको भाग बता देता हूँ कि किस तरीके से भाग लगाया जाता है। जैसे मान लो कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ वाली संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये मैं एक बार आपको भाग का बेसिक बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो पॉइंट वाला भाग जो है वो कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कि 2 का भाग लगाना है हमें 1 में, लेकिन 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो हम क्या लेंगे, डायरेक्ट 0 ले लेते हैं और यहाँ पर लग जाता है हमारा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में देखो 2 पंजे 10। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर भाग लगाते हैं, तो 0.5 आया। इसी तरीके से आप इसको करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसी तरीके से कई बार हम भाग लगाते हैं तो संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आती है, जैसे 1.3, तो ये कितना आएगा 0.333। इस तरीके से ये चलता जाता है। उसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1.9, तो यहाँ पर आता है 0.11। इस टाइप की संख्याएं जो है हमारी रेगुलर आती रहती है। अगर उसी तरीके से 1/11 मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो 0.909, इस तरीके से कुछ संख्याएं हमारी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये संख्या हमें देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पर भी 2 तरह के कैटेगराइजेशन किए गए हैं। देखो यहाँ पर संख्याएं देखो एक टाइम के बाद में हमें संख्या जो है यहाँ पर हमारी शांत हो जाती है। ठीक है, ये देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या तक भाग गया, पॉइंट के बाद में एक संख्या तक, पॉइंट के बाद में 2 संख्या तक भाग गया, और यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में लगातार हमारा भाग चलता जाता है। यहाँ पर पॉइंट के बाद में लगातार हमारा भाग चल रहा है, यहाँ पर भी वही हमारा रेगुलर हो रहा है। इसका मतलब दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत दशमलव और एक होते हैं अशांत। ठीक है, एक होते हैं शांत और एक होते हैं अशांत। तो ये सभी एग्जाम्पल है वो है हमारे शांत दशमलव के। ये है शांत और ये है अशांत। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि जब भी हम भाग देते हैं और संख्या पॉइंट के बाद में एक निश्चित संख्या के बाद में वो भाग नहीं जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है शांत हो जाता है। और एक पॉइंट के बाद में रेगुलर भाग जाता जाता है और अनंत समय तक वो भाग चलता रहता है। जैसे हमने यहाँ पर भाग लगाया तो ये भाग हमेशा चलता जाएगा, यहाँ पर भाग लगाया तो ये भाग हमेशा चलता जाएगा, और यहाँ पर जैसे हमने भाग लगाया तो ये भाग लगातार चलता जाएगा। इसका मतलब ऐसे दशमलव जो एक निश्चित संख्या के बाद में भी शांत नहीं होते वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। अब ये देखो देखो दशमलव के प्रकार। ठीक है, ये है दशमलव के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है शांत दशमलव और एक है हमारा अशांत दशमलव। ठीक है, अब शांत दशमलव में हमने देखा कि पॉइंट के बाद में संख्याएं रुक जाती है। जैसे इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा 0.5, 1/4 आ जाएगा 0.2, 1/5 आ जाएगा 0.25। ये सब संख्याएं कैसे आई, ये भाग लगाकर देखने पे हमें पता चलता है कि ये संख्याएं जो है इस तरीके से आएगी। अब 0.5 के बाद में इसमें और आगे भाग नहीं जाता, इसका मतलब क्या होता है, ये शांत दशमलव हो जाएंगे। उसके बाद में ये देखो अशांत दशमलव, यहाँ पर है अशांत दशमलव को भी 2 भागों में हमने बांटा है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। कई कई बार आपने देखा होगा जैसे हम भाग लगाते हैं, जैसे अशांत, जब कभी हम कई कई बार भाग लगाते हैं तो उसी संख्या की आवृत्ति होती रहती है। जैसे 1/3, 1/3 को भाग लगाया तो 0.3333, सेम संख्या की आवृत्ति होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगी, वो अशांत लेकिन आवृत्ति अशांत, मतलब अशांत लेकिन आवृत्ति अशांत। जैसे मैंने यहाँ पर 1/9 को लगाया तो 0.111, तो सेम संख्या की आवृत्ति हो रही है, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी अशांत आवृत्ति संख्या। क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अशांत आवृत्ति संख्या। एक देखो अनावृत्ति, जिसके अंदर जो संख्याएं हैं वो सेम संख्या का रिपीटेशन नहीं होता है, अलग अलग संख्याएं उसमें आती रहती है। जैसे 0.10010001। ठीक है, इस तरीके से ये संख्या मान लो चलती जा रही है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस प्रकार का दशमलव है। अगर ये पॉइंट के बाद में शांत हो जाता
पॉइंट के बाद में शांत हो जाता तो ये शांत दशमलव हो जाता, लेकिन ये शांत नहीं हो रहा, ये तो क्या है, रेगुलर चलता जा रहा है। रेगुलर चल रहा है, इसका मतलब ये शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये क्या है, लगातार चल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। अब अशांत के अंदर भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है आवर्ती और एक है अनावर्ती। आवर्ती तब होता है जब सेम संख्या का रिपीटेशन होता है। लेट सपोज यहाँ पर 0.10 10 10 10, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती हो जाता है। लेकिन इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो रिपीटेशन हो रहा है वो अलग अलग संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, अलग अलग संख्याएं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अनावर्ती। अशांत अनावृत्ति, ये अशांत अनावृत्ति संख्याएं यहाँ पर हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये अशांत अनावृत्ति संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने दशमलव के दो प्रकार समझ लिए हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं दशमलव के, शांत और अशांत। चलो उसके बाद में देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इन परिभाषाओं को हम पढ़ते हैं। अगर ये परिभाषाएं जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, देखो शांत दशमलव जब किसी भिन्न में हर का अंश में भाग लगाया जाता है, जैसे मान लो ये है 6/5। ठीक है, हर का अंश में जब भाग लगाया जाता है तो दशमलव सीमित संख्या बार आए और उसे शांत दशमलव कहते हैं। मतलब दशमलव के बाद सीमित संख्याएं आए, जैसे 6/5 है तो इसका भाग लगाने पर आएगा 1.2। ठीक है, उसके बाद में भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब वो संख्याएं क्या हो जाती है, एक निश्चित अंतराल के बाद में वो संख्याएं हो जाती है शांत। शांत हो जाती है, इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, शांत दशमलव हो जाएंगे। उसके बाद में देखो अशांत दशमलव क्या है, जब किसी भिन्न में हर का अंश में भाग लगाया जाए वह दशमलव के बाद में असीमित बार भाग लगता रहे। मतलब भाग लगातार लगता ही रहेगा, लगातार लगता ही रहेगा। ठीक है, असीमित बार, अनंत बार उसके अंदर भाग लगाया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 10/3, तो ये क्या होगा 3.0। ठीक है, 3 3 3। अब ये देखो यहाँ पर ये डॉट डॉट लगा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अनंत टाइम तक चलता रहेगा, ये अनंत बार इसके अंदर भाग जाता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगी संख्याएं, ये हो जाएगी हमारी अशांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्या हम इसको कह देंगे। ठीक है, लेकिन आपको जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि इसके अंदर भी हमने डिवाइडेशन किया गया है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती के अंदर हमने देखा था कि सेम संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। अब जैसे मान लो ये संख्या है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सेम संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती संख्या। यदि दशमलव के बाद समान संख्या की पुनरावृत्ति हो, देखो समान संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आवृत्ति, मतलब कि अशांत आवृत्ति संख्या वो हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से देखो, और यदि असमान संख्या की पुनरावृत्ति हो, असमान संख्या जैसे कि 0.23 236 2367 इस तरीके से चलता है, तो मतलब समान संख्या की यहाँ पर आवृत्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति प्रकार की संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, अब चलो उसके बाद में देखो, अब देखो हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं किस तरीके से हम पहचानेंगे कि वो संख्या शांत है या अशांत संख्या है। ठीक है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि संख्या शांत है या अशांत संख्या है। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये है 3/8। 3/8 का मतलब क्या होता है, जब हम भाग लगा के देखेंगे तो 0.375 हमारा आता है, 0.375 हमारा आता है। इसका मतलब देखो इसके बाद में अगर डॉट लगा हुआ दिखाई देता तो हम कहते हैं कि ये अशांत संख्या है, लेकिन ये पूरा पूरा भाग हमारा यहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या हमारी शांत संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। अब जैसे 1/2 है तो इसका भाग लगाने पर हमें पता लगेगा कि इसमें हमारा 0.50 हमारा आता है। इसका मतलब पॉइंट के बाद में दो संख्या तक हमारा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, ये भी हमारी शांत दशमलव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो 1/4 है, 1/4 का जब हम भाग लगाएंगे तो आएगा 0.25,
25। इसका मतलब पॉइंट के बाद में एक निश्चित संख्या तक ही हमारा भाग जा रहा है, उसके बाद में हमारा भाग नहीं जा रहा है। और भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब वो संख्या क्या हो चुकी है, वो शांत हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, शांत दशमलव। ठीक है, उसके बाद में देखो 1/5, 1/5 का मतलब होता है 0.20, मतलब 0.20 होता है। ठीक है, और 0.20 का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट के बाद में निश्चित संख्या तक ही भाग जा रहा है, उसके बाद में भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी हो जाएगी हमारी शांत दशमलव। अब है हमारी अशांत दशमलव के ऊपर हम बात करते हैं। देखो अशांत दशमलव 1/3 है। ठीक है, तो 0.333, इसी तरीके से ये लगातार देखो चलता जाएगा। अब ये जब भी हमें निशान देखने को मिलता है, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी अशांत संख्या हो जाएगी, अशांत। ठीक है, अशांत संख्या हमारी हो जाएगी। और ये कैसे पता लगेगा, हमें भाग लगाने पे पता चलेगा कि ये संख्या जो है वो लगातार बार हमारा भाग लगता जाता है, लगातार भाग लगता है, इसका मतलब वो अशांत दशमलव है। उसके बाद में देखो 1/11 है। 1/11 का जब हम भाग लगाते हैं तो देखो यहाँ पर 11, ठीक है, और यहाँ पर 1 है। इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा भाग लगाना भी सीख जाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे हम जीरो लेते हैं, जीरो लेते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी 11 के पहाड़े में हमारा 10 नहीं आता, तो हमें एक जीरो और लेना पड़ेगा। जैसे ही हम एक जीरो और लेते हैं तो हमारा यहाँ पर भाग टूटने का एक जीरो लग जाता है। अब उसके बाद में देखो 11 90 99, 11 90 99, फिर से 1, फिर से हमें 2 जीरो लेना पड़ेगा और एक हमारा भाग टूटेगा। तो इस तरीके से देखो 11 90 99, ठीक है, फिर 9 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से 1 आ रहा है। तो ये रिपीटेशन हमारा लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, देखो 0.090909, ये रिपीटेशन जो है हमारा लगातार चलता रहेगा। ये रिपीटेशन जैसे लगातार चलता रहेगा, इसका मतलब वो संख्याएं क्या नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही है। और शांत नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी अशांत दशमलव, हमारी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अशांत दशमलव। अब उसके बाद में देखो ये संख्या है 0.101000100001। ठीक है, तो क्या इसके अंदर संख्याएं शांत हो रही है, शांत नहीं हो रही, क्योंकि लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये आगे लगातार हमारी चलती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। अब ये देखो ये भी पॉइंट के बाद में संख्या लगातार चलती जा रही है, इसका मतलब अशांत दशमलव। अब ये भी पॉइंट के बाद में लगातार चल रही है, इसका मतलब अशांत दशमलव। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर शांत और अशांत को पहचानने का तरीका हमने देख लिया, लेकिन इसके अंदर भी हमें देखो अशांत के अंदर भी हमने दो डिवाइडेशन किए थे कि आवर्ती होगी या अनावर्ती होगी। तो चलो उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से के अंदर आवर्ती और कौन से के अंदर अनावर्ती होगा। जैसे ये वाले शांत है, शांत वाले के अंदर तो हमने कोई भी डिवाइडेशन नहीं किया हुआ, तो शांत तो ओनली शांत के अंदर ही काउंट होता है। ये भी शांत और ये भी शांत दशमलव। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं। देखो संख्याएं जो है पॉइंट के बाद में निश्चित संख्या की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जब निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो कौन सी संख्या होती है, आवर्ती अशांत। ठीक है, अशांत आवर्ती अशांत प्रकार की ये संख्या हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में देखो इसके अंदर भी 0.09 0.09 0.09 टाइप की संख्या का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, 0.09 0.09। ठीक है, ये संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या कैसी हो जाएगी, आवर्ती अशांत आवृत्ति टाइप की संख्या हो जाएगी। ये अशांत आवृत्ति टाइप की संख्या हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट ये है अशांत संख्या। ठीक है, अशांत संख्या तो हमने यहाँ पर पहचान लिया। अब हमें पहचानना है कि आवर्ती होगी या अनावर्ती होगी। देखो यहाँ पर जो है 0.10100, मतलब कि आवर्ती तो नहीं है, क्योंकि सेम संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है, तो सेम संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसलिए हमने अशांत दशमलव लिख दिया और साथ में ही अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति।
अब ये देखो, ये संख्या है 0.1732, इस तरीके से कोई भी सेम संख्या का रिपीटेशन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब अशांत तो है ही साथ में ये क्या है, अनावृत्ति। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी संख्या के बाद में सेम संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति टाइप की संख्या, ठीक है। अब देखो, अभी तक जो भी संख्याएं हमने देखी, छोटी छोटी संख्याओं को हम भाग लगाकर देख लेते थे, लेकिन लेट सपोज अगर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है 125 बटा 625, 12 बटा 625, 11 बटा 121, अगर इस टाइप की संख्या हमें देखने को मिल जाती है तो हम क्या करेंगे एग्जाम के अंदर, क्या हम यहाँ पर 625 का 125 के अंदर भाग लगाकर देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ऐसा तरीका हम रखेंगे बड़ी संख्या के अंदर तो फिर पूरे एग्जाम के अंदर केवल एक ही प्रश्न हमसे सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके लिए एक तरीका सीख लेना है जिससे हमें संख्या को देखते ही हम बता सकते हैं कि ये संख्या शांत होगी या अशांत होगी, ठीक है। संख्या शांत होगी या अशांत होगी, ये हम कैसे पहचान सकते हैं, एक ट्रिक है यहाँ पर, और वो देखो क्या ट्रिक है इसके अंदर। देखो, जब भी हमें शांत या अशांत संख्या को पहचानना होता है तो हमें ऊपर वाली संख्या पे कोई भी ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये जो ऊपर वाली संख्या इस पे हमें ध्यान नहीं देना, ये वाली संख्या को हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब नीचे वाली जो संख्या होती है हमें उसके अंदर अगर 5 की पावर ए की पावर 2 की पावर ए, या फिर 5a इंटू 2b टाइप की कोई संख्या देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं कि वो शांत होगी या अशांत होगी। ये आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर बटा में जो संख्या दी जाती है, यहाँ पर जैसे 625 दिया है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखो 6 2 5 625, ठीक है। अब इसके अंदर हमें भाग लगाना है, ठीक है। 5 का भाग जाएगा 125, फिर 5 का भाग जाएगा, ठीक है 25, फिर 5 का भाग जाएगा, और ये अब देखो ये क्या आया है, यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अगर हमें किसी भी संख्या का गुणनखंड करने पर यहाँ पर भी देखो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। एक संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 11 बटा 100 लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर 11 को हमें नहीं देखना, लेकिन 100 का देखो 5 इंटू 5 इंटू 2। इसका मतलब जब भी हमें किसी की बटा में या तो केवल 5 का टर्म देखने को मिले, यहाँ पर 5 और 2 दोनों का देखने को मिले, या फिर 125 बटा 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, या तो केवल 2 की टर्म देखने को मिले या 5 की, या फिर 5 और 2 दोनों की अगर टर्म देखने को मिलती है तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, शांत संख्याएं हो जाएगी, शांत संख्या हमारी हो जाएगी। मतलब कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हर में होता है, जो बटा वाली संख्या होती है उसके हमें टुकड़े करने हैं अभाज्य गुणनखंड करके, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करके हमें क्या करने हैं, उसके टुकड़े करने। तो हमने ये टुकड़े किए, और टुकड़े में हमें देखना है कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है तो वो अशांत। देखो 2 और 5 के साथ में अगर कोई भी संख्या हमें देखने को मिलती है तो वो अशांत हो जाएगी। और अगर 2 और 5, देखो यहां पर क्या है, 2 है खाली, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत। इसमें क्या है, ओनली 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शांत। इसमें केवल 5 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत। और इसके अंदर देखो 5 भी है और 2 भी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत, ठीक है। अब देखो ठीक है, जैसे मान लो ये संख्याएं हैं जिसमें हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या जो है हमारी यहाँ पर अशांत संख्या है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमें हर के अंदर कोई भी संख्या, उस संख्या के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है, हम ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद में हमारा अगला टारगेट होता है कि बटा के अंदर जो भी संख्या है उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं
जो संख्या बटा के अंदर है, तो बटा वाली संख्या हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब देखो 2 के अंदर भाग जाता है 2 का, और यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी तरीके से हम 13 का करेंगे, लेकिन 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 इंटू 1 आएगा, 13 इंटू 1 आएगा। 120 का जब हम करेंगे तो देखो ये है 120, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 का तो 60 आएगा, फिर से 2 का करेंगे तो 30, फिर से 2 का करेंगे तो यहाँ पर 15, फिर हम करेंगे 3 का तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5, ठीक है। तो ये देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसका करेंगे तो 11 इंटू 11, क्योंकि 121 को हम क्या लिखते हैं, 11 इंटू 11 मतलब 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 इंटू 11। अब हमें यहाँ पर पहचानना है कि कौन सी संख्या इसके अंदर शांत है और कौन सी संख्या हमारी अशांत संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या शांत है कौन सी अशांत है। तो हमारा रूल जो था वो ये था कि बटा में जो भी संख्या आती है हमें उसमें देखना है 2 और 5 की टर्म अगर आती है तो हम उसको क्या कह देंगे, शांत कह देंगे, ठीक है। देखो इसके अंदर 2 है और 5, तो ये क्या हो जाएगी हमारी शांत। अब देखो, अब इसके अंदर क्या 2 दिखाई दे रहा है, क्या 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अशांत। अब इसके अंदर देखो हमें 2 दिखाई दे रहा है और 5 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में 3 दिखाई दे रहा है, मतलब हमें 2 और 5 के अलावा ना किसी संख्या को पहचानना है। अगर वहां पर वो संख्या आती है तो हम उसको क्या कह देंगे, अशांत। यहाँ पर 2 है 5 है लेकिन साथ में 3 भी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अशांत संख्या। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 11, इसका मतलब हमें 2 और 5 के अलावा किसी संख्या को यहाँ पर नहीं पहचानना। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 11 आ गया, 11 आ गया, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगी, अशांत संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे अशांत संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट आता है 5/120, 6 नंबर पे आता है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके टुकड़े करेंगे, 120 के टुकड़े जैसे हमने यहाँ पर किए थे, तो इसमें आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 100 है, 100 देखो 25 चौके 100 होता है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसका देखो 300, 300 का जो हो जाएगा वो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो ये 300 का मैंने कैसे टुकड़े किए, ये टुकड़े आपको करने पड़ेंगे गुणनखंड से, जो गुणनखंड मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको इस गुणनखंड के अंदर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये गुणनखंड का जो है तरीका और ज्यादा अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें पहचानना है कि शांत है या अशांत है, और शांत और अशांत को पहचानने का हमारा एक बेसिक तरीका होता है। सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो ऊपर वाली संख्या पे हमें ध्यान नहीं देना। उसके बाद में नीचे जो संख्या होती है उसके हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, वो करते हैं गुणनखंड से। तो देखो इसके गुणनखंड से हमने तीनों संख्याओं के जो है हमने यहाँ पर टुकड़े कर लिए, ठीक है, तीनों संख्याओं के हमने यहाँ पर टुकड़े कर लिए। अब देखो, अब ये जो संख्या है इसके अंदर 2 और 5 का टर्म है, लेकिन साथ ही साथ में हमें 3 का टर्म भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हमने 2 और 5 के अलावा किसी संख्या को नहीं पहचाना। अगर कोई 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हमें दिखाई देती है तो हमारी वो क्या हो जाती है, अशांत दशमलव हो जाता, तो यहाँ पर आ जाएगा अशांत, ठीक है। अब देखो 100 है तो 5 और 2, 5 और 2 मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा शांत, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 देखने को मिल रहा है और 2 देखने को मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी संख्या देखने को नहीं मिल रही, इसका मतलब वो संख्या हो जाएगी हमारी शांत। ये है 300, देखो 5 5 2 2 3, लेकिन इसमें 5 5 के अलावा 3 भी हमने देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी अशांत। तो फाइनली कहने का कंक्लूजन ये है कि अगर किसी संख्या में फैक्टर करने के बाद में, गुणनखंड करने के बाद में हमें 5 और 2 के अलावा कोई भी संख्या देखने को मिलती है तो हम उसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कह देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रिक था, एक तरीका था कि किस तरीके से हम बड़ी संख्याओं को बिना भाग लगाए ये पहचान सकते हैं कि वो संख्या शांत है या अशांत है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं। पीछे हमने जैसा कि हमने देखा कि हमने संख्याओं दशमलव का प्रकार पढ़ा था। ठीक है, एक संख्या पढ़ी थी शांत और एक हमने पढ़ी अशांत। ठीक है, अब अशांत के अंदर क्या होता था, एक संख्या आवृत्ति और एक संख्या हमारी होती थी अनावृत्ति। अनावृत्ति संख्या हमारी यहाँ पर होती थी। लेकिन देखो इसके अंदर जब अशांत संख्या आती है तो वो देखो 0.333 ऐसे लिखते चले जाते हैं, ऐसे लिखते चले जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखो अब इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए कि किसी भी संख्या को ऐसे ज्यादा लिखने की बजाय हम उसमें टाइमिंग थोड़ा सा बचा सके। ठीक है, तो जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक तरीका निकाला कि जो भी संख्या का रिपीटेशन होता है, किसी भी संख्या का जब रिपीटेशन होता है तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, देखो बार किस तरीके से, जैसे मान लो जैसे 0.3333, तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, अगर यहाँ पर 125 125 125 इस तरीके से रिपीटेशन हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.125 का बार। मतलब जिस जिस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उस पूरी संख्या के ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे जिसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ठीक है, अब जैसे 0.252525, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस बार तो रिपीटेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, 2525 का हो रहा है, तो लाइन वही है, उसी लाइन के ऊपर हमें चलना है। रिपीटेशन जिस संख्या का हो रहा है बार हमें केवल उसी संख्या पे लगाना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 0.125, लेकिन बार ओनली फॉर 25 के ऊपर आएगा क्योंकि रिपीटेशन किसका हो रहा है, 25 का हो रहा है। अब जैसे लेटर सपोज हमारा यहां पर आता है, ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई संख्या आ जाती है, इस बार हम बार किसके ऊपर लगाएंगे, देखो यहां पर क्या है कि जो बराबर लगाएंगे और देखो 0.11 के का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो हम 11 को वैसे ही छोड़ देंगे। और जैसे 22 है, ठीक है, तो देखो तो 2 का रिपीटेशन, क्योंकि पूरी संख्या के अंदर रिपीटेशन किसका हो रहा है, 2 का हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 के ऊपर हमने यहाँ पर बार लगा दिया। ठीक है, ये 2 के ऊपर बार लगा दिया। अब बार लगाने का मतलब ये होता है कि गणित के अंदर जब भी कभी बार लगाया जाएगा इसका मतलब वो संख्या का रिपीटेशन हमारा लगातार हो रहा है, उस संख्या का हमारा लगातार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि बार का मतलब क्या है, बार का मतलब तो हम समझ गए, लेकिन इस बार का सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, मतलब कि इस बार से हम क्या समझेंगे। ठीक है, जैसे लेटेस्ट सपोज 0.125 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0.125 ये संख्याएं लगातार जो है हमारी रिपीट होती रहेगी, संख्याएं क्या होती रहेगी, लगातार रिपीट होती रहेगी। अब देखो इसको सॉल्व करने का, इसको भिन्न रूप में, क्योंकि हमें 0.125 से बहुत ज्यादा इसके अंदर समझ में नहीं आता है कि 0.125 का रिपीटेशन का क्या मतलब हुआ, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको सॉल्व करने का भिन्नात्मक रूप में चेंज करने का मतलब, देखो 0.125 का बार है तो इसको भिन्न रूप में किस तरीके से चेंज किया जाता है उसका एक तरीका निकाला। ठीक है, देखो भिन्न रूप में बदलना। ठीक है, पिछले कुछ सालों के अंदर इसके ऊपर रेगुलर हर साल प्रश्न आ रहा है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ठीक है, बार दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका भिन्न के रूप में जो है इसका मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ज्ञात क्या करना होता है, भिन्नात्मक रूप के अंदर उसका मान जो है हमें ज्ञात करना होता है। तो देखो इसका क्या तरीका रहता है, ठीक है, इसका देखो बार को भिन्न के रूप में बदलना। ठीक है, देखो किस तरीके से हम जो बार को भिन्न के रूप में हम यहाँ पर बदल सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें 0.125 लेटर सपोज ये एक संख्या दी गई जिसके ऊपर बार दिया गया, तो इसका सीधा सा रूल क्या होता है, इसका रूल होता है जितनी संख्या के ऊपर बार है बट्टा में हम उतने 9 लगा देते हैं। ठीक है, जैसे 125 0.125 है, ठीक है, 0.125 है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या करेंगे,
यहाँ पर लिखा हमने 125, पॉइंट और बार को हम हटा देंगे, क्या कर देंगे, पॉइंट और बार दोनों को हमें हटा देना है। साथ ही साथ में जितनी संख्या के ऊपर बार है बट्टा में उतने ही हमें 9 लगाने हैं, तो बट्टा में 999 ये हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब अगर ये कटती है तो हम इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये है फर्स्ट, अब सेकंड 0.25 ये है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें आगे की पॉइंट और जीरो दोनों संख्या को हटा देना है। ठीक है, और बाकी संख्या को हमें लिख देना है, ये संख्या हमने लिख दी। साथ ही साथ में जो जितनी संख्या के ऊपर हमने बार है उतनी संख्या का हमें बट्टा में 9 लगाना है। देखो दो संख्या पर बार है तो दो हमें यहाँ पर 9 लगाना है। अब देखो 0.725, ठीक है, इसके ऊपर हमारा यहाँ पर बार है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट और जीरो को हटाना है और बची हुई संख्या को वैसा का वैसा लिखना है। तो ये 725 वैसा का वैसा लिख दिया। साथ ही साथ में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही बट्टा में 9 लिखने हैं, तो उतने ही बट्टा में 9, ये हमने बार को सॉल्व करना सीख लिया। ठीक है, मतलब जितना संख्या के ऊपर में बार है उतने ही बट्टा में हमें 9 को लगाना है। ठीक है, ये था हमारा देखो फर्स्ट वर्जन। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट वर्जन। अब थोड़ा सा एडवांस हम और चलते हैं कि जब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि संख्याओं के ऊपर, कुछ संख्या के ऊपर बार है और कुछ संख्या पर बार नहीं है, जैसे 0.135 और यहाँ पर हमारा 0.35 के ऊपर बार, ये है फर्स्ट। सेकंड 0.27 लेकिन 7 के ऊपर बार है। थर्ड 0.335 और ये 35 के ऊपर बार है। ठीक है, इसको हम भिन्नात्मक रूप में क्या कर सकते हैं चेंज करने के लिए, किस तरीके से हम इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। देखो पहला जो तरीका था उसके अंदर सारी संख्याओं के ऊपर बार था, तो क्या करते थे, जितनी संख्याओं पर बार है बट्टा में उतने ही हम 9 लगा देते थे। ठीक है, नियम तो अभी भी यही है कि जितनी संख्या के ऊपर बार है बट्टा में हमें उतने ही हमें 9 लगाने हैं, और जिस संख्या पर बार नहीं है, जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने ही हमें 0 लगाने हैं। जैसे पॉइंट और जीरो को हमें हटा देना है, तो 135 हमने लिख दिया। ठीक है, बट्टा में जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9 लगा दिए, और जिस पर बार नहीं है उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड के अंदर 0.27, ठीक है, तो 27 वैसा का वैसा लिख दिया, और जितनी संख्या पर बार है उतने 9 और जिस पर बार नहीं है उतने 0 हमने यहां पर लगा दिए। ठीक है, अब देखो यहां पर जो संख्या है वो वैसे की वैसी लिखनी है, ये वैसे की वैसी लिख दी। बट्टा में जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9 और जिस संख्या पर बार नहीं है उतने हमने 0 लगा दिए। ठीक है, ये हमने यहां तक कर दिया, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट और है। अब ये संख्या 1 है, ये क्या बोलेगी कि हमें भी हमारा क्या हिस्सा दो, हमें भी हमारा हिस्सा दो, तो ये हिस्सा इनको माइनस करके देना है। ठीक है, जितनी संख्या पर बार नहीं है वो संख्या माइनस कर दो, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने ही बट्टा में 0 लगा दो। जितनी संख्या पर देखो यहाँ पर एक संख्या पर बार नहीं है तो अब इनको हिस्सा दो, यहाँ पर ये -2, जो संख्या यहाँ पर थी वो संख्या हमने यहाँ पर माइनस कर दी। ठीक है, तो माइनस कर दी। अब देखो यहाँ पर क्या था, 3, मतलब एक संख्या के ऊपर क्या है, बार नहीं है, तो उसको उसका हिस्सा दे दो, ये -3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 134 बटा 990। अब ये देखो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 90। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है 5 से, तो 5 में 25 और ये 18 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में देखो 335 माइनस 3, 332, 332 बट्टा में 990। अब ये जैसे कट रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, साथ ही साथ में इसको 2 से काट देंगे। देखो कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे 0 पॉइंट, ठीक है, ये संख्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो जितनी संख्या पर, ये जो संख्या है पॉइंट के बाद पॉइंट और जीरो हम हटा देंगे, 1 2 6 5 वैसा का वैसा। साथ ही साथ में जितनी संख्या पर बार है उतने बट्टा में 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतने हमें क्या लगाने हैं, 0 लगाने। तो 3 संख्या पर बार नहीं है तो हम यहाँ पर 3 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब साथ ही साथ में जिन संख्या पर बार नहीं है उन्हें भी उनका हिस्सा कैसे देंगे, माइनस करके देंगे। ठीक है, ये देखो ये माइनस और 1 2 6, ये 1 2 6। अब ये 1 2 6 को इसमें से हमें क्या करना है, लेस करना है, घटाना है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट देखो 0.135, लेकिन बार किस पे, 5 पे। अब क्या करना है,
पॉइंट और जीरो को हमें हटा देना है, रिमेनिंग संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। तो 1 3 5 हमने यहाँ पर लिख दी। बट्टा में जितनी संख्या पर बार है उतने बट्टा में 9, और जिस पर बार नहीं है उतने क्या आ जाएंगे 0। जिन पर बार नहीं है उतने हमारे क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो दो संख्या पर बार नहीं है तो हमने यहाँ पर 2 0 लगा दिए। साथ ही साथ में जिन संख्या पर बार नहीं है उनको भी उनका हिस्सा देना पड़ेगा माइनस करके, ठीक है। तो देखो माइनस और 13 है तो यहाँ पर हमने 13 लिख दिया। तो कितना आ जाएगा 122 बट्टा में 900। ये हमारा जो है यहाँ पर बार को हल करने का हमारा तरीका है। और ये जो प्रश्न है पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। और अगर ये एक टॉपिक भी अगर आपको समझ में आया है तो पक्का पक्का आपका एक प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आज की क्लास अगर आप पूरी देखते हैं तो एक क्वेश्चन एग्जाम का आप पक्का यहाँ से करके जाएंगे। थोड़ी सी देखो इस बार के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पर और दी गई है। 0.25, ठीक है। तो जितनी संख्या के ऊपर बार है बटा में उतने 9, तो ये 9। अब यहाँ पर क्या है 625, वैसा का वैसा भाई, पहले पॉइंट और जीरो को हटाते हुए वैसी की वैसी संख्या लिखनी होती है। यहाँ पर हमने 625 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 3 संख्या पर बार है, इसका मतलब 999। उसके बाद में देखो 333, तो ये लिख दिया 333। बटा में क्या है बटा में जितनी संख्या पर बार है उतने ही बटा में हमारे 9 आ जाते हैं, तो 999। अब जब ये कटेगा तो 333 और यहाँ पर 3 टाइम 1/3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। जो संख्या का उत्तर हमें कैसे देना है उसको काटते हुए, अगर कोई भाग जाता है तो उसका डिवाइडेशन करने के बाद में हमें उसका जो है वो सॉल्यूशन देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे 0.52 है तो जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही बटा में 9, ये 99। अब देखो यहाँ पर है 0.625, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले वो संख्या लिखनी है 625 बटा में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही हमें क्या लिखना है 9, ये 9 और 9। जिस संख्या पर बार नहीं है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, एक 0 लगा दिया, क्योंकि एक संख्या के ऊपर हमारे यहाँ पर बार नहीं है। अब साथ ही साथ में जिस संख्या पर बार नहीं है उसका हमें हिस्सा कैसे देना है, माइनस करके, ठीक है। तो -6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 619 बटा में 990। अब देखो यहाँ पर जो संख्या है वो वैसी की वैसी लिखनी है 626, ठीक है। बटा में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 और जिसका ऊपर बार नहीं है उतने हमारे 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो 0 और 0। अब देखो यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या का हिस्सा देना है माइनस करके, ठीक है। तो ये माइनस हमने किया और यहाँ पर कैलकुलेट करना है और 62 को घटा के, और अगर कटता है तो उसको काट कर हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने बार को सॉल्व करना सीखा, संख्याओं के बारे में हमने सीखा, और साथ ही साथ में उसके ऊपर एक प्रैक्टिस की और शांत और अशांत संख्याओं को पहचानना सीखा, और साथ ही साथ में उसकी ट्रिक के ऊपर भी हमने बात की। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से नोट किया है तो साथ ही साथ में इसको रिवाइज जरूर करें। रिवाइज करने के बाद में जितने भी क्वेश्चन कराएं सभी क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से आपको एक प्रश्न पक्का एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।